हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कक्षा 10 की जो आपकी किताब है उसके अंतर्गत चौहानों का जो इतिहास दिया गया है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चौहानों के इतिहास के अंतर्गत अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जहाँ के भी चौहान आपके यहाँ पर दिए गए हैं उन सभी चौहानों की आज हम बात करेंगे। 20 से 25 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वीडियोस को आप जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट देखिए, चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से कौन मानते हैं? तो चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं आपके दशरथ शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति जो हुई है ये ब्राह्मण वंश से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में सबके कथन कुछ अलग अलग है। जैसे कि अगर जीएच ओझा की बात की जाए, यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बात की जाए, तो ये इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं। चौहानों को क्या मानते हैं? जीएच ओझा सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। और अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए किस अभिलेख के अनुसार इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है, तो अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार इन्हें चंद्रवंशीय माना गया है। और चंद्रबरदाई इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न होना मानते हैं। और चंद्रबरदाई के अनुसार ये कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। ब्राह्मण वंश से इनकी उत्पत्ति दशरथ शर्मा ने मानी है। सूर्यवंशी से इनकी उत्पत्ति जीएच ओझा के अनुसार मानी गई है। चंद्रवंशीय अचलेश्वर मंदिर के लेख के अनुसार मानी गई है। और अग्निकुंड से आपके चंद्रबरदाई के अनुसार मानी गई है। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? तो किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख 973 के आपके हर्षनाथ लेख से मिलता है? तो ये किनका मिलता है? विग्रहराज द्वितीय का मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। हर्षनाथ लेख भी आप याद रखना कब का हो जाएगा? 973 ईस्वी का हो जाएगा। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट यानी शत्रु संहारक मिलती है? तो गोविंद राज तृतीय जो है इनको शत्रु संहारक यानी वैरीघट की उपाधि दी जाती है। तो ये किसके अनुसार दी जाती है? ये आपको पूछा गया है। तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार दी जाती है। पृथ्वीराज विजय जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जयानक के द्वारा लिखी गई थी। इसमें ही आपके गोविंदराज तृतीय जो है इसको वैरीघट यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव किसने डाली थी? तो 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव वासुदेव चौहान के द्वारा डाली गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। चौहान शासकों का सही कालक्रम बताइए। तो चौहान शासकों का सही कालक्रम अगर आपको बताना हो तो सबसे पहले तो आपके अजयराज के पिता यहाँ पर पृथ्वीराज प्रथम आ जाएंगे। तो पृथ्वीराज प्रथम भी आप याद रखना। फिर उसके बाद आपके अजयराज है, फिर अर्णोराज है, उसके बाद आपके विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, तो पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, फिर उसके बाद आपके सोमेश्वर आते हैं। पृथ्वीराज द्वितीय यहाँ पर आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपके सोमेश्वर आते हैं। सोमेश्वर के बाद में फिर पृथ्वीराज तृतीय यहाँ पर आते हैं। आगे देखिए, किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास वह भवभूति की होड़ कर सकता था? तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किसने ये कहा है कि वो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था? तो ये किलहोर्न के द्वारा कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किलहोर्न के द्वारा ऐसा कहा गया है। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? तो मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहानों का अधिकार जो है ये कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ था। तो ये पॉइंट पूछा जा सकता है। 12वीं सदी आप याद रखना। 12वीं सदी में चौहानों का जो है वो अधिकार आपके मेवाड़ पर भी हुआ था। अगला पॉइंट है, शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी थी? तो शाकंभरी से निकलने वाली चौहानों की सबसे प्राचीनतम शाखा आपकी हो जाएगी नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना लक्ष्मण राज के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। नाडोल के चौहान जो है ये सबसे प्राचीनतम शाखा यहाँ पर हो जाएगी। कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो जालोर के चौहान वंश से संबंधित आपका कीर्तिपाल हो जाएगा, समर सिंह हो जाएगा, उसके बाद आपके उदय सिंह हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी आपके कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह ये आपके जालोर के चौहान वंश से संबंधित है। जालोर के चौहान वंश की जो नींव थी वो कीर्तिपाल के द्वारा ही आपकी रखी गई थी। आगे देखिए, चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य शासक को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? तो मूलराज प्रथम को पराजित किया था और इसको कर देने को विवश किया था। और मूलराज प्रथम जो था ये चालुक्य शासक था। और यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? विग्रहराज द्वितीय की जा रही है। अभी हमने हर्षनाथ लेख देखा था
उसमें भी आपकी विग्रहराज द्वितीय की ही बात की गई थी। तो ये बात याद रखना, विग्रहराज द्वितीय जो थे ये प्रतापी शासक थे। इन्होंने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित करके कर देने पर विवश किया था। अगला पॉइंट है, अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली की तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? तो दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था, ये किसने बनाया था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहां पर इन्होंने जीत हासिल की थी। तोमर शासक को इन्होंने पराजित किया था। विग्रहराज चतुर्थ, ये सवाल अभी आपका सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? तो विग्रहराज चतुर्थ जो है इन्हें विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कवि बांधव की उपाधि इन्हें दी जाती है। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। यह प्रधानमंत्री कौन थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में आपने सुना होगा। इनकी आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उनके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। तो ये कौन थे? आपके कैमास थे। ठीक है, ये आप याद रखना, कैमास या कदम्बवास भी इन्हें कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक देखिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे दोस्तों, इनके बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये आपके 1177 में शासक बने थे। ठीक है, 1177 में शासक बने और 1192 तक ये शासक रहे थे। 1166 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। 1166 में जन्म हुआ, 11 वर्ष की उम्र में ये शासक बने थे आपके पृथ्वीराज तृतीय। इनकी माता का नाम याद रखना आप, कपूरवी देवी जो है वो इनकी माता का नाम हो जाएगा। ठीक है, इनके समकालीन शासक थे, एक तो कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद था। इसके अलावा गुजरात का नरेश भीमद्वितीय था। तो गुजरात का कौन था? भीमद्वितीय था, याद रखना है। और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गोरी जो था वो भी इनके समकालीन था। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। तो चौहानों का मूल स्थान क्या माना जाता है? इस्पादलक्ष जो है दोस्तों, ये चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने देखा था वासुदेव चौहान जो है ये शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक थे। अजमेर नगर किसने बसाया था? तो अजमेर नगर पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज के द्वारा बसाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो अजमेर नगर आपका अजयराज के द्वारा ही बसाया गया था। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने जारी किए थे? तो अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के आपके किस चौहान शासक द्वारा जारी किए गए? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके जारी किए गए थे अजयराज के द्वारा। अजयराज के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए थे और अपनी पत्नी के नाम सोमलवती के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ था? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 1166 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अनही पाटन गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो अनही पाटन गुजरात में आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1191 में हुआ था और इस समय आपकी विजय किनकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हुई थी। ठीक है, हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? तो हरिकेली नाटक जो है ये आपके विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही रचित है। हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में काफ़ी सारे विद्वान थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म लाहौर में हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। इन्हें पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जनार्दन आपको ध्यान रखना है, जो कि महत्वपूर्ण है, पूछे जाएंगे। और जयानक आपको ध्यान रखना है, जिनके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखी गई है। ठीक है, जनार्दन, जयानक, चंद्रबरदाई। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आपका मोहम्मद गोरी यानी चौहान और तुर्क के मध्य हुआ था। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासन काल का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो चौहान शासन काल का स्वर्णकाल जो है ये विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव के काल को कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो पुष्कर के अंदर वरा मंदिर का निर्माण जो है ये अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। और आना सागर झील जो है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? ये भी आपका अर्णोराज के द्वारा ही करवाया गया था। तो वरा मंदिर का निर्माण और आना सागर झील का निर्माण ये दोनों आपके अर्णोराज के द्वारा ही करवाए गए थे। आना सागर झील के किनारे आपका एक दौलत बाग भी बना हुआ है। उस दौलत बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता और माता दोनों याद रखने हैं आपको। पिता इनके सोमेश्वर हो जाएंगे और माता इनकी कपूरवी देवी हो जाएगी, जो कि इनकी संरक्षिका बनी थी 11 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जब इनकी उम्र 11 वर्ष थी तो ये राजा बने थे, तो इनकी संरक्षिका इनकी माता कपूरवी देवी बनी थी। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? तो पृथ्वीराज तृतीय मैं आपको बता चुका हूँ 1177 में अजमेर के शासक बने थे। 1166 में इनका जन्म हुआ था
1182 में इन्होंने तुमुल का युद्ध लड़ा था, वो भी आपको ध्यान रखना है, तुमुल का युद्ध। इसके अलावा 1191 में इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध इन्होंने लड़ा था। आगे देखिए, तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये पृथ्वीराज रासो में आपको देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? पृथ्वीराज रासो में। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? तो वासुदेव की राजधानी कौन सी हो जाएगी? सांबर यहाँ पर हो जाएगी। तो चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव, इनकी राजधानी थी सांबर। अजमेर के चौहानों को चौहानों के नाम से जाना जाता है। तो अजमेर के चौहानों को किन चौहानों के नाम से जाना जाता है? तो इनको इस्पात के चौहानों के नाम से जाना जाता है। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो अजमेर को राजधानी जो है ये अजयराज के द्वारा ही बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अजयराज के द्वारा अजमेर को राजधानी बनाया गया। अजयराज ने अजमेर शहर कब बसाया था? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे ही याद रखना, 3 बार एक एक लिखना है, फिर 3 लिख देना है। तो 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है। चौहान शासकों शासन व्यवस्था के अनुसार कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले तो आपके पृथ्वीराज प्रथम है, फिर आपके अजयराज है, फिर आपका अनुराज है, फिर उसके बाद आपका विग्रहराज चतुर्थ आ जाएगा, पृथ्वीराज द्वितीय आ जाएगा, फिर सोमेश्वर है, फिर आपका पृथ्वीराज तृतीय है। ये क्रम आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्रम से सवाल पूछा जाता है। अब अनुराज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। तो अगर आपसे पूछा जाए गजनबी आक्रमण को शुरुआत में खदेड़ दिया था किसने? अनुराज ने। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा। तो इन्होंने मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया था। तो नरवर्मन को पराजित किसने किया? अनुराज ने किया। उसके चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। तो चालुक्य नरेश सिद्धराज की पुत्री से विवाह किसने किया था? तो ये भी आपके अनुराज के द्वारा ही किया गया था। वह अपने ही पुत्र जगदेव के द्वारा मारा गया था। तो जगदेव जो है ये चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। जगदेव ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी अनुराज की, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए धर्मघोष एक विद्वान था, ये किसके दरबार में था? तो ये भी आपके अनुराज के दरबार में था। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? तो 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, द्वितीय युद्ध में हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो ये हम देख चुके हैं। समकालीन चालुक्य शासक अगर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? भीमदेव द्वितीय यहाँ पर हो जाएगा। तो याद रखना, भीमदेव द्वितीय यहाँ पर हो जाएगा चालुक्य शासक। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में ही आपके राजस्थान का भ्रमण किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी में बदल दिया? तो संस्कृत महाविद्यालय किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। विग्रहराज चतुर्थ ने आपके संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके 2.5 दिन के झोपड़े में बदल दिया था। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक था, तो ये हम देख चुके हैं, वासुदेव हो जाएगा। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो जब अजमेर नगर की स्थापना हुई थी 1113 में, उससे पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हो जाएगी? सांबर यहाँ पर हो जाएगी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जालोर के किस शासक को उस समय का भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया है? तो जालोर का एक शासक था जिसका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह जो है दोस्तों, इसको गोपीनाथ शर्मा ने भारत का महान व शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये आप याद रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि क्लास 10th की किताब में दिया गया है। चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? तो चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ था? तो ये दुर्लभ राज के काल में हुआ था। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखना, क्योंकि जब भी ये सवाल पूछा जाएगा लोग आंसर करेंगे पृथ्वीराज तृतीय, लेकिन आपको याद रखना है प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो है किस चौहान के शासनकाल में हुआ था चौहानों पर? तो ये दुर्लभ राज के काल में हुआ था। वीर सातल देव और सोम किस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो सातल देव और आपके सोम जो थे दोस्तों, ये आपके 1308 में सिवाना दुर्ग में जो युद्ध हुआ था उसमें आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। सिवाना का युद्ध आपका 1308 में हुआ था। जालोर का युद्ध जो है वो 1311 में हुआ था, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तो 1308 में सातल देव और सोम जो है ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से कौन विख्यात है? तो मालदेव मुच्छाला के नाम से आपके मालदेव सोनगरा को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले आक्रमण 1301 में आपका रणथंभौर में हुआ था, फिर 1303 में आक्रमण आपका चित्तौड़गढ़ में हुआ,
सिवाना पर आक्रमण आपका 1308 में हुआ था, जालौर पर आक्रमण आपका 1311 में हुआ। तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है, ये क्रम पूछा जाता है। जालौर का नाम इन्होंने क्या कर दिया था, जलालाबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। सिवाना का नाम खेराबाद कर दिया था। तो ये नाम भी पूछे जाते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो जालौर पर जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तब यहाँ के शासक आपके कानड़ देव थे। कौन थे? कानड़ देव यहाँ के शासक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जालौर में चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो कीर्तिपाल चौहान के द्वारा की गई थी। जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? यानी जालौर का ऐसा कौन सा चौहान शासक रहा है जिसने दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं किया है? तो ये कौन थे? आपके चाचिक देव थे। कौन थे? चाचिक देव। तो याद रखना भैया, ये चाचा थे, इन्होंने किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं किया, चाचिक देव। आगे देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? तो रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मुहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण प्रदान करना। तो हमीर के द्वारा मुहम्मद शाह को शरण प्रदान की गई थी, इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ऐसा माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुहम्मद शाह को यहाँ पर शरण दी गई हमीर के द्वारा, इस वजह से आक्रमण किया गया। हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? तो जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए, देखो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी नहीं बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, क्योंकि पहले आक्रमण किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो हमीर देव चौहान का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था? तो गुरदास सैनी जो है यह आपका जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया था। हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे। तो हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किसने किया था? रणमल और रतिपाल ने किया था। किसने किया था? रणमल और रतिपाल के द्वारा किया गया था। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता आपके जोधराज हो जाएंगे। अगर आपसे रणथंभौर वाली पूछी जाए तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? जोधराज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे एक और पूछी जाए, हमीर रासो, वो आपकी अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है, वो आपकी सारंगधर के द्वारा लिखी गई है, वो भी आप याद रखना, एक सारंगधर के द्वारा भी हमीर रासो लिखी गई है। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये केमास हो जाएंगे, देख चुके हैं अपन। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वरा मंदिर का निर्माण कराया? अर्णोराज ने करवाया। कीतु एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा? तो कीतु यानी कीर्तिपाल एक महान राजा है, तो इनको ये उपाधि किसने दी? कीतु की उपाधि। तो कीतु एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल को किसने नवाजा था? तो ये मुणोद नैंसी ने नवाजा था। और ये सवाल काफ़ी बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, याद रखना है, मुणोद नैंसी के द्वारा ऐसा कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसके दो सेनापति नाहर खां और भोज मारे गए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था तब अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, नाहर खां और भोज मारे गए थे? तो ये सिवाना पर आक्रमण किया था तब मारे गए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नाहर खां और आपके भोज, ये सिवाना पर जब आक्रमण किया था 1308 में, तब मारे गए थे आपके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। वीरमदेव सोनगरारी बाता तथा कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन हैं? तो वीरमदेव सोनगरारी बात, इसके अलावा कानड़ देव प्रबंध के लेखक कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो पद्मनाभ के द्वारा आपकी कानड़ देव प्रबंध लिखी गई है और वीरमदेव सोनगरारी बात लिखी गई है, और इन दोनों में आपके जालौर का इतिहास देखने को मिलता है। आगे देखिए, चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई थी? तो नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि किसे दी गई थी? जो कि चौहान वंश का शासक था, यह था आपका गुवक। तो गुवक को वीर राजा की उपाधि दी गई थी नागभट्ट द्वितीय के दरबार में। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किस इतिहासकार ने कहा है? तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर वाला है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा गया है, और ये किसके द्वारा कहा गया है? बिशप हैबर के द्वारा कहा गया है। तो याद रखना, बिशप हैबर के द्वारा ऐसा कहा गया है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तारागढ़ दुर्ग आपका बूंदी वाला भी है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपका बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1354 में करवाया गया था। तो बूंदी वाले का निर्माण तो बर सिंह ने करवाया था, 1354 में करवाया था। लेकिन तारागढ़ दुर्ग का जो अजमेर वाला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये अपनी रानी तारा के लिए पृथ्वीराज ने करवाया था। चंद्रप्रदाय का जन्म 1148 में कहाँ हुआ? तो चंद्रप्रदाय का जन्म 1148 में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लाहौर में चंद्रप्रदाय का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1148 में हुआ था। जबकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म कब हुआ था? 1166 में हुआ था, अनीपाटन गुजरात में। आला और उदल का संबंध किस युद्ध से था? तो महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध जिसे कहा जाता है, जो कि 1182 में आपका हुआ था। इसमें आपके आला और उदल वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। हालांकि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय की तरफ से नहीं लड़े थे,
ये सामने वाले की तरफ से आपके लड़े थे। तो आला और उदल जो है ये तुमुल या महोबा के युद्ध में 1182 में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे देखिए, हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया भैया? रणथंबोर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था, क्योंकि ये हार गया था। हारने के बाद कुछ ना कुछ तो बोलेगा, तो 10 दुर्गों को एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। 1299 में हिंदू घाट वाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो 1299 का जो युद्ध हुआ था हिंदू घाट वाटी युद्ध में, आपका भीम सिंह यहाँ पर मारा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। गुरदास सिंह आपका पहले ही मारा जा चुका है। 1299 में आपका भीम सिंह यहाँ पर मारा गया। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? तो अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? तो ये रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने कहा था? अमीर खुसरो के द्वारा ये कहा गया है। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजयादित्य जो है ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये हमीर देव चौहान के दरबारी कवि थे आपके विजयादित्य। राय पिथोरा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? तो राय पिथोरा की उपाधि, इसके अलावा दल पुंगल की उपाधि ये किस शासक को दी जाती है? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राय पिथोरा और दल पुंगल की उपाधि आपकी पृथ्वीराज तृतीय को दी जाती है। पृथ्वीभट्ट का संबंध किससे है? तो पृथ्वीभट्ट जो है ये चंद्रप्रदाय का ही ओरिजिनल नाम हो जाएगा, याद रखना है। तो पृथ्वीभट्ट के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रप्रदाय को जाना जाता है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? लाहौर में हुआ है। किस इतिहासकार के अनुसार कछवा वंश के शासकों को कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा? तो एक कर्नल टोड के अनुसार ऐसा कहा गया है। कछवा वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो ये चौहान वंश के सामंत थे। तो ये कछवा वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये छोटा सा वीडियो है, अगर आप इसे डबल स्पीड में भी देखते हैं तो 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाता है और काफ़ी बढ़िया रिवीजन आपका हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कछवा वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।